वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, 12वीं के मेधावियों को मिलेगी मुफ्त जेईई नीट की आवासीय कोचिंग। दिल्ली सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 12वीं के विज्ञान संकाय के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी पहल करते हुए मुफ्त 1 वर्षीय आवासीय जेईई और नीट कोचिंग की घोषणा की है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को कोचिंग के साथ रहने और भोजन की सुविधा भी पूरी तरह निःशुल्क मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जारी आदेश में बताया है कि यह छात्रवृत्ति पुणे स्थित एक गैर लाभकारी संस्था के सहयोग से दी जाएगी। इसके लिए छात्रों का चयन जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट 2026 के साथ माध्यम से होगा, जिसका आयोजन इस वर्ष दिसंबर में किया जाएगा। दिल्ली में 193 करोड़ से बनेगी अत्याधुनिक मुर्गा मंडी, 120 प्रोसेसिंग यूनिट और 100 थोक दुकानें होगी तैयार। गाजीपुर में लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक मुर्गा मंडी का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 100 थोक व्यापारों की दुकानें और 120 प्रोसेसिंग इकाई विकसित की जा रही है। इस वर्ष के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ की फल, सब्जी और फूल मंडी में भी किसानों और व्यापारियों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 200 मीटर लंबी ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। आवारा पशुओं को हटाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। दिल्ली में एसआईआर की डेडलाइन 7 अगस्त आ रही नजदीक। 70 सीटों पर अटका ही वोटर फॉर्म सत्यापन। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार गरीब और मध्यम वर्ग के इलाकों में गणना फॉर्म के सत्यापन और डिजिटलीकरण में देरी हो रही है। दिल्ली चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर में यह स्थिति सामने आई है। 7 अगस्त के फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख से सिर्फ 5 दिन पहले कस्तूरबा नगर में केवल 43.1, जंगपुरा में 48.5, नई दिल्ली में 56.9, आरके पुरम में 56.9, मालवीय नगर में 62.6 और ग्रेटर कैलाश में 66.2% फॉर्म सत्यापित और डिजिटलाइज हुए हैं। इसके विपरीत कई अपेक्षाकृत कम आय वाले और बाहरी दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्रों में यह आंकड़ा 70% को पार कर चुका है। इसमें सीलमपुर में 73.4, मुस्तफाबाद में 73.4, मंगोलपुरी में 74.3, नांगलोई चाट में 74.3, मटियाला में 74.5, बावना में 71.5 और मुड़का में 71.5 शामिल है। सरचार्ज माफ होने पर भी क्यों पानी का बिल नहीं भर रहे दिल्ली वाले? सिर्फ 32% उपभोक्ताओं ने उठाया छूट का लाभ। पानी के गलत बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में लेट पेमेंट सरचार्ज माफी घोषणा की थी। 31 जनवरी को समाप्त होने वाली इस योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद भी उपभोक्ता इसका लाभ उठाने में संकोच कर रहे हैं। इसका मूल कारण उपभोक्ताओं को भेजा गया भारी भरकम बिल है। जुर्माना व सरचार्ज माफ करने के बाद भी पानी बिल की राशि अधिक है। इसे ठीक कराने के लिए वे जल बोर्ड के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार एलपीएससी माफी योजना का लाभ बकाया राशि वाले केवल 32.6% उपभोक्ताओं ने ही उठाए हैं, जबकि यह योजना 15 अगस्त को समाप्त होने वाली है। आजादी के बाद पहली बार 17 अगस्त से होने जा रहा है जातिगत जनगणना। पूछी जाएगी माता पिता की जानकारी, जाने पूरा शेड्यूल। सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाने के लिए चल रही मुहिम के बीच भारत में 8वीं जनगणना जाति के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घर घर जाकर जनसंख्या की गिनती शुरू होने से पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद जानकारी भरने का विकल्प होगा। शुरुआती बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होगी, जबकि अन्य राज्यों में जनसंख्या गणना का चरण अगले साल शुरू होने की संभावना है। आजादी के बाद पहली बार भारत की जनगणना के कुछ मुख्य चरण में जाति संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के लिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली में नजफगढ़ फिरनी रोड बनेगी 6 लेन, जाम से राहत के लिए सरकार का बड़ा प्लान। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ फिरनी रोड को 4 लेन से 6 लेन करने की योजना बनाई है। यह परियोजना राजधानी के 77 प्रमुख मार्गों को जाम मुक्त बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
PWD का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से न केवल नजफगढ़ क्षेत्र की पुरानी ट्रैफिक समस्या कम होगी, बल्कि हरियाणा के बहादुरगढ़ और गुरुग्राम के साथ दिल्ली की अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। भारत मंडपम में 6 अगस्त से चलेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला। चीन, ताइवान की कंपनियां भी होगी शामिल। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला भारत मंडपम में 6 से 8 अगस्त के मध्य लगने जा रहा है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस मेले का आयोजन हॉल नंबर 5 और हॉल नंबर 6 में किया जाएगा। इस वर्ष मेले में चीन और ताइवान समेत विदेशी कंपनियों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, जिससे भारतीय फुटवियर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों और नए वैश्विक रुझानों से जुड़ने का बड़ा अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण, लोक सेवा और राष्ट्रभक्ति के योगदान को किया याद। लाजपत नगर स्थित लाजपत भवन में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष रहे उत्कल मणि और गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पूर्व उन्होंने लोक सेवक मंडल के संस्थापक व महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गोपबंधु दास ओडिशा के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और एक पत्रकार थे, जिनका जीवन लोक सेवा, राष्ट्रभक्ति और मानवता की प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। राजधानी दिल्ली में उनकी पहली प्रतिमा स्थापित की गई। कांसे की यह प्रतिमा 75 किलोग्राम वजनी है। दिल्ली के 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लागू होगा पार्किंग कम स्टैटिंग मॉडल। पार्सल सेवा होगी अधिक व्यवस्थित। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों के पार्सल सेवा केंद्रों के बाहर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों और अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए पार्सल के कारण होने वाली परेशानी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पारंपरिक पार्किंग व्यवस्था की जगह पार्किंग कम स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल लागू किया जा रहा है। नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। पार्किंग कम स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट एक एकीकृत व्यवस्था है, जिसके तहत पार्सल लाने ले जाने वाले वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग और पार्सल को सुरक्षित रूप से के लिए एक ही ठेकेदार को संयुक्त अधिकार दिए जाते हैं। दिल्ली के रिहायशी इलाके बन रहे बाजार, नियमों की अनदेखी से बढ़ा आग और जाम का खतरा। मॉनिटरिंग कमेटी ने रिहायशी इलाकों में हो रही व्यवसायिक गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत से रिहायशी इलाके बाजारों में तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के बच्चों की स्कूली पढ़ाई में भी व्यवधान होता है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में यातायात जाम की गंभीर स्थिति बन गई है। कई घंटों का ऐसा जाम इन इलाकों में लगता है जैसा ही मुख्य मार्गों पर लगता है। एमसीडी, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ से यह सब हो रहा है। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज, करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और पटेल नगर जैसे रिहायशी इलाकों में व्यवहारिक गतिविधियों की बाढ़ है। गली गली में कोचिंग सेंटर, जिम और रेस्तरां संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार की स्थिति पूर्वी दिल्ली की भी है। दिल्ली मेट्रो पर JICA का 35,828 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने राज्यसभा में दिए आंकड़े। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी का बकाया मूल लोन 35,828 करोड़ रुपए रहा। इसमें से DMRC ने अपनी ऑपरेशनल आमदनी से 9,948.09 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखल साहू ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई कुल राशि क्रमशः 6,604.37 करोड़ रुपए और 6,155.40 करोड़ रुपए है। एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने की ओर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर 1.5 लाख के पार पहुंच सकती है डेली राइडरशिप। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सोमवार को यात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है। अनुमान है कि रात 10 बजे आखिरी ट्रेन के रवाना होने तक कॉरिडोर पर दैनिक राइडरशिप 1.50 लाख से अधिक पहुंच जाएगी। ऐसा होने पर यह अब तक की सबसे अधिक एक दिन की यात्री संख्या होगी। इससे पहले 8 जून 2026 को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने सफर किया था, जो अब तक का सर्वाधिक दैनिक रिकॉर्ड था। अगर सोमवार को अनुमान के अनुरूप 1.50 लाख से अधिक यात्रियों का आंकड़ा दर्ज होता है, तो यह पिछले रिकॉर्ड से करीब 24,500 अधिक होगा। इससे कॉरिडोर पर यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और नमो भारत सेवा की बढ़ती लोकप्रियता का भी संकेत मिलता है।
दिल्ली में बंद होगी मिक्स लैंड यूज नीति। एससी की कमेटी ने उठाया सवाल, अवैध होटल कोचिंग पर एक्शन की सिफारिश। राजधानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में बढ़ रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने चिंता जाहिर की है। साथ ही इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग भी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। दिल्ली के होशानी, अग्निकांड और लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि रिहायशी संपत्तियों में व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ रही है, जहां अग्निशमन से बचाव के इंतजामों की अनदेखी से बड़े हादसों का खतरा है। इसलिए कमेटी ने इसे गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए तत्काल नीति में बदलाव और सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई है। साथ ही व्यवसायिक उपयोग बढ़ने से दिल्ली में मिक्स लैंड यूज की नीति की समीक्षा कर पुनर्विचार करने की सिफारिश भी की है। E20 पेट्रोल विवाद पर केजरीवाल के पीएम आवास मार्च से ट्रांसपोर्ट संगठनों ने बनाई दूरी, बताया सीजेपी कनेक्शन। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के E20 पेट्रोल मामले के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की घोषणा से देश व दिल्ली के प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दूरी बनाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विरोध प्रदर्शन राजनीतिक है, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने कोकरोच जनता पार्टी के हाल विरोध प्रदर्शनों में भी सचेत होकर निर्णय लिया है। एक ट्रांसपोर्ट संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि वे ऐसे किसी हथियार का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें समस्या के हल करने की ईमानदारी भरे प्रयास की जगह राजनीति की जा रही है। दिल्ली चिड़ियाघर में लौटेगी रौनक, 30 साल बाद दिखेगा माउस डियर और 2943 नए वन्य जीवों की होगी एंट्री। बीते कुछ वर्षों में वन्य जीवों की घटती संख्या और कई आकर्षक प्रजातियों के खत्म होने से फीका पड़ चुकी चिड़ियाघर की रौनक लौटने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना के तहत चिड़ियाघर में 109 नई प्रजातियों के 2943 वन्य जीव लाने की योजना बनाई गई है। इसके बाद यहाँ वन्य जीवों की कुल प्रजातियां बढ़कर 201 हो जाएगी। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार नई प्रजातियों में चीता, न्यू वर्ल्ड बंदर, माउस डियर और तितलियां प्रमुख है। करीब 30 वर्ष बाद माउस डियर की दिल्ली चिड़ियाघर में वापसी होगी। अब ना पकड़े जाएंगे ना ही शेल्टर में रहेंगे कुत्ते, सिर्फ 1% ही नसबंदी से बचेंगे, दिल्ली एससी का बड़ा आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने इलाकों में एक वार्ड की पहचान करें और वहां आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए एक कैंप लगाए। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। अदालत ने आदेश दिया कि संबंधित इलाकों में कैंप के बारे में पहले से प्रचार किया जाए और बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए जाए। अदालत ने यह भी साफ किया कि कुत्तों को पकड़ा नहीं जाएगा या डॉग्स पाउंड नहीं भेजा जाएगा। अदालत ने उक्त आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दिल्ली सरकार के रडार पर क्यों आया रोहिणी का नामी स्कूल, टेक ओवर हो लेने की तैयारी, डीओई ने थमाया नोटिस। दिल्ली सरकार ने रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और वैधानिक नियमों की अनदेखी के आरोप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईडीईओ ने स्कूल से पूछा है कि उसके प्रबंधन को दिल्ली के प्रशासक के अधीन क्यों न लिया जाए। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और अन्य सरकारी विभागों की संयुक्त औचक जांच के बाद की गई। डीओई के अनुसार जांच में सामने आई अनियमितताओं पर स्कूल का जवाब टाल मटोल वाला और असंतोषजनक रहा। नोटिस में आरोप लगाया गया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डाली गई, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए और छात्रों से अधिकारियों की अलग से बातचीत भी नहीं होने दी गई। जांच में अग्नि सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियां भी सामने आई। 10वीं पास बन गया 5 राज्यों का बड़ा हथियार तस्कर, एनक्रिप्टेड ऐप से चल रहा था हथियारों की बंडी, 8 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए उसके सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 अवैध हथियार, 10 अतिरिक्त मैगजीन, 5 जिंदा नोक एम कारतूस, एक अन्य जिंदा कारतूस और एक लोहे का हथियार बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में उनकी सप्लाई करता था तथा आपसी संपर्क के लिए सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी करता था। तरुण हत्याकांड हत्यारोपी सोहेल को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा, पुलिस बोली खबर मिली तो तुरंत करे सूचित। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के अस्पताल में होली की रात हुए तरुण हत्याकांड के में फरार चल रहे आरोपित सोहेल को द्वारका स्पेशल कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने माना कि बार बार प्रयासों के बावजूद वह न्यायिक प्रक्रिया से बचता रहा। मामले में इससे आरोपित रफीक पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, जबकि सोहेल अब भी फरार है। अदालत ने आदेश के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि सोहेल के बारे में कोई जानकारी मिले तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना देता, साथ ही चेतावनी दे कि आरोपित को खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए उसे पकड़ने का प्रयास न करें।
36 घंटे में हटाए सलीम शेरवानी और अतीक अहमद का यह जनरेटेड वीडियो। दिल्ली हाई कोर्ट का मेटा को आदेश। सपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी को इलाहाबाद में अतीक अहमद को गैंगस्टर बनने से मदद करने का आरोप लगाने वाले एआई सृजित वीडियो को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को जन चौपाल पोस्ट द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो को हटाना होगा। अदालत ने जन चौपाल पोस्ट और एक इंटरनेट मीडिया अकाउंट को भी अगले आदेश तक इन वीडियो को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी मेटा को उक्त यूआरएल को 36 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। एम्स टर्बुलेंस से हवा में 300 फीट नीचे आया एयर इंडिया का विमान। चीख पुकार के बीच 10 यात्री समेत 14 लोग घायल। एयर इंडिया ने मंगलवार को पुष्टि की कि मंगलवार को फुकेट से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI 2379 को क्रूज के दौरान अशांति का सामना करना पड़ा, जिससे ऊंचाई में पल भर का बदलाव हुआ। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 134 यात्री सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार AI 2379 में मंगलवार सुबह हवा में अचानक टर्बुलेंस होने से 10 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हो गए। विमान जब दिल्ली में लैंडिंग की तैयारी में था या क्रूज चरण में था, तभी अचानक विमान की ऊंचाई में एकाएक गिरावट दर्ज की गई। टर्बुलेंस का यह दौर लगभग 2 से 3 मिनट तक चला। विमान सुबह 11 बजे से करीब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 134 यात्रियों और क्रू के साथ सुरक्षित लैंड किया गया। लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया की मेडिकल टीम ने हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच की। मामूली रूप से घायल 10 यात्रियों और क्रू के 4 सदस्यों को एहतियातन एयरपोर्ट पर स्थित मेदांता मेडिकल सेंटर ले जाया गया। बीते 7 साल में 36 देशों से 474 वांटेड क्रिमिनल्स लाए गए। भारत 2004 से 2013 के बीच लाए जा सके थे सिर्फ 4। केंद्र सरकार ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुधार किए हैं। सरकार का दावा है कि 2019 से जुलाई 2026 तक करीब 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को विभिन्न देशों से भारत वापस लाया गया है, जबकि पहले प्रत्यर्पण प्रक्रिया धीमी और जटिल मानी जाती थी। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 से 2013 तक मात्र 4 अपराधियों को भारत लाने में सफलता मिल सकी थी। दस्तावेज में कहा गया है कि भारत अब तक कम से कम 36 देशों को और नए क्षेत्रों से आतंकवाद, आर्थिक अपराध, हत्या, मादक पदार्थ तस्करी, गैंगस्टर गतिविधियों, दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे मामलों में वांछित आरोपियों को वापस लाने में सफल रहा है। इसमें अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण भी प्रमुख है। बांस की डंडी से लेकर LED लाइट तक भोले भक्तों की कांवड़ यात्रा देश की आर्थिकी में जोड़ती है 5000 करोड़। सावन का पावन महीना केवल भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश की ग्रामीण, कुटीर और पारंपरिक अर्थव्यवस्था की नई ऊर्जा प्रदान करने वाला एक विशाल आर्थिक अभियान भी है। धार्मिकता, आध्यात्मिकता और प्रकृति प्रेम के साथ इसके आर्थिक महत्व को भी समझे। इस पवित्र माह में भोले भक्तों की कठिन पदयात्रा देश की आर्थिकी तंत्र में कोई 5000 करोड़ योगदान देती है, जबकि 2 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। मतलब कांवड़ यात्रा से जुड़ा कांवड़ निर्माण उद्योग आज लाखों लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है और यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ धार्मिक सशक्तिकरण का भी सशक्त माध्यम है। अरविंद केजरीवाल के पीएम आवास मार्च पर पुलिस की पाबंदी, धारा 163 का हवाला देकर आप मुख्यालय घेरा। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की T20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च के आधे घंटे पहले दिल्ली पुलिस ने आप मुख्यालय की घेराबंदी कर दी। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। फिरोज शाह रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये यात्रा E20 पेट्रोल के विरोध में आयोजित की जानी थी। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि ना तो केजरीवाल और न ही उनकी पार्टी ने करीब 100 लोगों की इस यात्रा की औपचारिक अनुमति मांगी थी, ना ही कोई मंजूरी दी गई थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जो प्रधानमंत्री निवास की ओर किसी भी जुलूस यात्रा पर रोक लगाती है। व्यापारियों और पर्यटकों की मौज, दिल्ली दमन के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू। IGI से 90वीं डायरेक्ट फ्लाइट। दिल्ली और दमन के बीच एयरलाइंस द्वारा एयर सीधी उड़ानों की शुरुआत के साथ ही IGI एयरपोर्ट का घरेलू नेटवर्क बढ़कर 90 गंतव्यों तक पहुंच गया है, जिसमें खजुराहो और जैसलमेर में जैसे मौसमी शीतकालीन गंतव्य भी शामिल हैं। दमन के जुड़ने के साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो देश के 36 में से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
दिल्ली में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके पर एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जी फैजान ने लगाए गंभीर आरोप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अंसारी का आरोप है कि दीपके ने लोगों ने उन पर हमला किया है। फैजानी अंसारी ने कहा कि आज मैंने सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली डीसीपी के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया। मुझे पुणे और औरंगाबाद में हमले का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं को लेकर पहले से ही 2 मामले दर्ज है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत दीपके को गिरफ्तार करे। झारखंड की बेटी को शादी के नाम पर 1 लाख में बेचा। दिल्ली में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने मानव तस्करी के एक गिरोह ने नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पिछले 48 घंटों में जारी ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को रानीबाग से सुरक्षित मुक्त करवाया गया है। मासूम बच्ची को 2 साल पहले झारखंड से लाकर दिल्ली में घरेलू काम के नाम पर झांसा दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया जो तस्करी में शामिल थी। झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, झारखंड भवन के अधिकारी और मिशन मुक्ति फाउंडेशन की टीम ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया है। इस अभियान के दौरान शनिवार को नेताजी सुभाष पैलेस थाना क्षेत्र से एक अन्य नाबालिग बच्ची को भी छुड़ाया गया है। जंतर मंतर पर विनेश साक्षी के आंदोलन से अदालत की फैसले तक ब्रिजभूषण केस की पूरी टाइमलाइन। ब्रिजभूषण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ वर्ष 2023 में ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में करीब 1500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर आईपीसी की धारा 354, 354A, 254D और 506 के तहत मुकदमा दर्ज चलाया था। मामले की सुनवाई के बंद अदालत कक्ष में हुई और अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। आरएसएस सरकार वाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल बोली, गीता मनुष्य को कर्तव्य का बोध कराती है। नई पुस्तक का हुआ लोकार्पण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि गीता ने विश्व के सामने एक नवीन प्रकार का दर्शन प्रस्तुत किया है। यह मनुष्य को उनके कर्तव्य का बोध कराती है। वह सुरुचि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित डॉक्टर मार्कंडी आहूजा की पुस्तक संघ प्रार्थना गीता के परिप्रेक्ष्य में के केशव कुंज में आयोजित लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि लेखक ने पुस्तक में उस भाव को जागृत करने का प्रयास किया है जिसकी आज आवश्यकता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह का निवारण किया था, उसी प्रकार यह पुस्तक स्वयंसेवकों के मन में कर्तव्य और राष्ट्रीय भाव को जागृत करने का कार्य करती है। दिल्ली में यातायात नियम तोड़ने वालों की होगी काउंसलिंग। 872 ट्रैफिक पाठशालाओं में 17,420 चालकों को किया जागरूक। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सिर्फ चालान की कार्रवाई करने के बजाय अब उन्हें उनकी गलती और उससे होने वाले खतरे के बारे में भी समझा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और वाहन चालकों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सभी ट्रैफिक सर्किलों में ट्रैफिक पाठशाला शुरू की है। अब तक पूरी दिल्ली में 872 ट्रैफिक पाठशाला आयोजित की जा चुकी है। इनमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 17,420 वाहन चालकों की काउंसलिंग और उन्हें जागरूक करने के साथ चालान भी किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।